हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों के आंसर्स को जानने वाले हैं तथा आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो विद्यार्थी आप देख सकते हो कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है हमारे पास। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों। तो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो विद्यार्थियों हमें बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन अ लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां बैठा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न सेकंड, रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन अ फादर गैपोन ने श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो विद्यार्थियों प्रश्न 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ब पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ब जनता के द्वारा। लोकतंत्र में सरकार का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि जो संविधान सभा की जो बैठक थी वो पहली बार कब आयोजित हुई थी। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आ 1946 में। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 1946 में शुरू हुई थी। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, ईवीएम का क्या मतलब है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि ईवीएम का क्या मतलब है। तो विद्यार्थियों ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है विद्यार्थियों। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ पर है। तो विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन सा में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। विद्यार्थियों इसको आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है बच्चों। तो हमारा प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि इनमें से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है बच्चों। तो हम इनके ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जिला कलेक्टर एंड ऑप्शन सेकंड वाला है गृह मंत्रालय। ठीक है बच्चों। एंड ऑप्शन जो तीसरा है वो है गृह मंत्री एंड ऑप्शन 4 है पुलिस महानिर्देशक। तो इनमें से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सा गृह मंत्री। जो गृह मंत्री है ना वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों मैं बताता हूँ कैसे। देखो ऑप्शन आ जिला कलेक्टर। जो जिला कलेक्टर होता है वो सरकारी अधिकारी होता है ना कि कोई राजनेता। ठीक है बच्चों। एंड सेकंड वाला है गृह मंत्रालय के सचिव। जो गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं वो भी सरकारी अधिकारी होते हैं ना कि राजनीतिक पार्टी के कोई नेता। ठीक है बच्चों। तीसरा है ऑप्शन सा गृह मंत्री। तो विद्यार्थियों गृह मंत्री राजनेता ही होते हैं, ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं होते। ऑप्शन दा है पुलिस महानिर्देशक। तो पुलिस महानिर्देशक सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके ऑप्शन में क्या आएगा ऑप्शन सा गृह मंत्री। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है। तो विद्यार्थियों आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अचल पूंजी है। तो विद्यार्थियों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ उपकरण और मशीनें अचल पूंजी हैं। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। ठीक है बच्चों। कौन सा है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बा मछली पालन। जो मछली पालन है ना वो प्राथमिक गतिविधि में शामिल है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में
प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन जो औसत कैलोरी होती है ना वो कितनी होती है? तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन शाह 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत जो कैलोरी है वो 2400 कैलोरी होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 10 दशाएं थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ तक किस किस विद्यार्थी के एकदम सही थे। ठीक है बच्चों, और विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, हमारी नई नई वीडियो पाने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके आएंगे रिक्त स्थान। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला रिक्त स्थान है ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो विद्यार्थियों आपको बताने हैं कि ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, पहले के खालिस्तान में आएगा जॉन लॉक। ठीक है बच्चों, एंड हमारा सेकंड वाला प्रश्न है, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है खालिस्तान बोल्शेविक समूह का नेता था। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि बोल्शेविक समूह का नेता कौन था। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों जो सेकंड वाला है उसके खालिस्तान में आएगा व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक समूह का जो नेता था ना वो था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों सेकंड की में क्या आएगा? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले खालिस्तान में आएगा व्लादिमीर लेनिन। एंड हमारा अगला प्रश्न है, जो प्रश्न 3 है वो क्या है? भारत की जलवायु को खालिस्तान प्रकार का बताया गया है। तो विद्यार्थियों भारत की जलवायु को कैसा बताया गया है? आपको तीसरे के खालिस्तान में बनना। तो विद्यार्थियों जो तीसरा वाला खालिस्तान है ना उसके खालिस्तान में आएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है बच्चों, भारत की जो जलवायु है ना वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है बच्चों? प्रश्न 4 है जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष खालिस्तान में प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष 1980 को प्राप्त हुई थी। ठीक है बच्चों, एंड फोर्थ के रिक्त स्थान में आएगा 1980। ठीक है बच्चों, एंड नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है बच्चों? प्रश्न 5 है खालिस्तान दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। तो विद्यार्थियों आपको 5वें के खालिस्तान में क्या आएगा आपको बताना है। तो विद्यार्थियों 5वें के रिक्त स्थान में आएगा रंगभेद। ठीक है बच्चों, रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला रिक्त स्थान है रिक्त स्थान 6वां वो क्या है देखते हैं। रिक्त स्थान 6वां है मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों 6वें के खालिस्तान में आएगा निर्वाचक नामावली। मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर निर्वाचक नामावली के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 6वां रिक्त स्थान था इसका आंसर किस किस विद्यार्थियों ने सही किया था। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला रिक्त स्थान 7वां है। रिक्त स्थान 7वां क्या है? रिक्त स्थान 7वां है खालिस्तान पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। तो आपको बताना था कि पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों 7वें खालिस्तान में आएगा कृषि। कृषि पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। कृषि कह लीजिए या खेती कह लीजिए। ठीक है बच्चों, आप खेती करके आए हो या कृषि करके आए हो दोनों ही सही हैं। ठीक है बच्चों, एंड हमारा जो अगला है वो क्या है देखते हैं। हमारा रिक्त स्थान 8वां है। क्या है 8वां? जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश का खालिस्तान तय करती है। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश का खालिस्तान तय करती है। तो 8वें के खालिस्तान में क्या आएगा बच्चों? तो बच्चों 8वें के जो खालिस्तान में आएगा वो आएगा विकास। जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश का विकास तय करती है। ठीक है बच्चों, 8वें खालिस्तान में क्या आएगा? विकास। तो आप उसे विकास में भर लेना। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको बताना है कि रिक्त स्थान 8वीं तक किस किस विद्यार्थियों का सही था। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अब हमारे शुरू होते हैं
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आपके एक एक अंक के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों हमारा पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 स्टेटों में विभाजित था उनके नाम बताइए। तो विद्यार्थियों आपको बताने थे कि फ्रांस क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में विभाजित था, उनके नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों आपको, तो विद्यार्थियों उनके 3 नाम थे। पहला था पादरी वर्ग एंड सेकंड वाला था कुलीन वर्ग और जो तीसरा वाला था वो था आम लोग। तो विद्यार्थी कौन कौन से थे? पहला था पादरी वर्ग एंड सेकंड वाला था कुलीन वर्ग और जो तीसरा वाला था वो था आम लोग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से फ्रांस में 3 स्टेटों में लोग विभाजित थे। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न सेकंड। प्रश्न सेकंड क्या है बच्चों? प्रश्न सेकंड है कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको बताना था कि कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुलकों के बारे में मैं मुंह से ही बोल देता हूँ। सोवियत और रूसी इतिहास में कुलक सबसे धनी किसान थे। तो विद्यार्थियों सोवियत सोवियत संघ और रूस के इतिहास में जो कुलक थे ना वो सबसे धनी किसान होते थे। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा वाला, वो क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई कारक बताइए, कौन कौन से कारक हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले। तो विद्यार्थियों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, जैसे कि अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवने, मानसूनी हवाएं और हिमालय पर्वत, पश्चिमी विक्षोभ, समुद्र से दूरी। तो अब विद्यार्थियों आपको 2 या 3 के ही नाम लिखने थे। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार हैं? तो आपको बताना था कि जो मालाबार तट है ना वहां पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार है। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जिम्मेदार हैं। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न 5, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि अब्राहम लिंकन द्वारा लिखी गई लोकतंत्र की परिभाषा आपको लिखनी थी। ठीक है बच्चों, तो मैं बोल देता हूँ, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यही अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। क्या दी थी? जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 क्या है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं, नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, उनके नाम भी लिखने थे। ठीक है बच्चों, तो मैं बोल देता हूँ भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ठीक है बच्चों, पहला है राज्यसभा एंड सेकंड वाला है लोकसभा। ठीक है बच्चों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं एंड लोकसभा में भी कितने सदस्य होते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने सदस्य होते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार की मदद मिली थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें है इससे गांव की सिंचाई व्यवस्था में बदलाव आया। जो पालमपुर गांव था ना इससे किसानों को गांव की सिंचाई व्यवस्था में बदलाव आया था। ठीक है बच्चों, बिजली से पालमपुर गांव की जो कृषि थी उसमें सिंचाई के माध्यम से बिजली के माध्यम से सिंचाई पूरी तरह से हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि जो पालमपुर गांव है ना उसमें जो खेतों में किसान काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों की अन्य मजदूरों से आमदनी कम क्यों है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना था। तो इसका आंसर ये है बच्चों, शिक्षा और कौशल की कमी। वहाँ पर पालमपुर में शिक्षा और कौशल की कमी है। ठीक है बच्चों, और कृषि पर निर्भरता, और पालमपुर में ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भरता है सभी की। ठीक है बच्चों, एंड अगला है जमींदारों का एक अधिकार, और पालमपुर में जमींदारों का एक अधिकार है, वहाँ पर जमींदारों की ही ज़्यादा चलती है। और अगला है मौसमी रोजगार, और पालमपुर में मौसम के आधार पर ही रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9,
संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर है वो है लोग किसी देश या सामान के लिए एक अहम संसाधन होते हैं। यह संसाधन उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के रूप में होता है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि जो निर्धन है ना, उनमें सबसे निर्धन कौन है? तो विद्यार्थियों उनमें सबसे निर्धन है ना, वो हैं औरतें, बच्चे और वृद्ध। तो सबसे निर्धन में कौन आते हैं? बच्चे, औरतें और वृद्ध आते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो विद्यार्थियों अब आपके आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो आपके 1.5 अंक के हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारा प्रश्न 4 है 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि 1917 में जार था ना, उसका निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया था। इसका जो आंसर है वो है जार द्वारा फरवरी 1917 को ड्यूमा को बर्खास्त करने के फैसले से असंख्य लोग जार के खिलाफ खड़े हो गए। तब 2 मार्च को जार गद्दी छोड़ने को मजबूर हो गया था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5 है प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें रूस की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा था, आपको संक्षेप में इसका वर्णन देना है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति 1916 के अंत में एक रूस की अर्थव्यवस्था पतन के करीब थी। ठीक है बच्चों। रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो पतन के करीब थी 1916 में, और देश पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापार से कर गया था, व्यापार से मुकर गया था। ठीक है बच्चों। जबकि देश उत्पादन को युद्ध के प्रयासों में बदल दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा जो स्फीति और बुनियादी वस्तुओं की कमी हो गई थी। इसी प्रकार से जो रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है बच्चों। बहुत ही डाउन हो गई थी रूस की अर्थव्यवस्था। एंड अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। यह किस प्रकार होता है? तो विद्यार्थियों इन प्रश्नों का आंसर तो मैं आपको आपकी पहली ही वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। 9th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन आए हैं जो हमने बताए थे आपके लिए। तो वही प्रश्न आगे चल कर तो और क्या बताऊँ आपको, आप देख सकते हो। प्रश्न 10 है नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 11 है लोकतंत्र में विपक्ष में प्रमुख तर्क दीजिए। तो यही प्रश्न है। ठीक है बच्चों। आपका एक चित्र भी आया था, मानचित्र। मैंने आपको मानचित्र बनाना भी बताया था पिछली वीडियो में। तो विद्यार्थी आपको बताना है कि आपका सोशल साइंस का एग्जाम कैसा गया था। ठीक है बच्चों। आपके कितने अंक आ सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों को नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों। 2025 में आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो और आपके अच्छे से अंक आए। ठीक है बच्चों। और 2025 में हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।